एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इलेक्शन। तो देखो, जो ये आपको फोटोग्राफ दिख रही है ना, ये है हमारा इंडिया का एक पोलिंग स्टेशन, जहाँ कितने सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, अपने वोट का वेट कर रहे हैं कि हम भी वोट देंगे। और जो उनकी फिंगर्स पे आप देख रहे हो एक पर्पल कलर का मार्क लगा होता है, ये बताता है कि उस पर्टिकुलर इंसान ने वोट दे दिया। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है आपको क्या है? कि पूरी दुनिया में हमारा जो इंडिया है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे बेटा 90 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वोट देने के लिए रजिस्टर्ड है। तो देखो कितने बड़े नंबर है ना। यही है हमारे इंडिया की ताकत, इलेक्शन, डेमोक्रेसी। आगे बात करते हैं बेटा। अब हम देखेंगे इलेक्शन है क्या। राइट, अब हम देखने वाले हैं इलेक्शन है क्या। तो इलेक्शन है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। इलेक्शन एक ऑर्गेनाइज तरीका है, प्रोसेस है, जिसे लोग अपना लीडर चुनते हैं। जैसे तुम अपनी क्लास में मॉनिटर चुनते हो ना, कैसे करते हो? कई बार हाथ रेस करते हैं, या क्या करते हैं, कुछ मार्क करते हैं, पेपर पे लिखते हैं, फिर वो पेपर की चिट को पिकअप करते हैं। तो वैसे ही देश में लोग क्या करते हैं बेटा? वोट देते हैं, वोट डालते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ओके, तो क्या है इलेक्शन? इलेक्शन इज़ अ फॉर्मल वे, फॉर्मल प्रोसेस। क्या होगा इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में लोग वोट देंगे और किसी एक इंसान को चूज़ करेंगे, और वो क्या करेगा? वो सारे के सारे डिसीजन लेगा हमारे बिहाफ पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन वोट दे सकता है? तो इसका आंसर है जो भी इंडिया का सिटीज़न है। जो भी इंडिया का सिटीज़न है और उसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, बस यही एक कंडीशन है, और बाकी कोई भी कंडीशन नहीं लगती। अगर आप इंडिया से हो और आपकी एज 18 ईयर्स की है तो यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द वोट्स। और ये वोट किस किस के लिए होते हैं? पहले अब क्वेश्चन हमने देखा इलेक्शन क्या था, तो इलेक्शन एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस था। फिर हमने देखा वोट कौन दे सकता है? जो इंडिया का सिटीज़न है और जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है। अब ये वोट होते कहाँ कहाँ पे है? तो 3 लेवल पे होते हैं बेटा। पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट में आता है बेटा लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट असेंबलीज़ के लिए, अपनी स्टेट की सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। लोकल बॉडीज़ के लिए, जैसे पंचायत हो गए, म्यूनसिपैलिटी हो गए, मतलब अपने अपने गांव शहर के लिए। तो इलेक्शन की हेल्प से वी कैन पिक द लीडर्स। बट इतनी सी बात थोड़ी है, पता नहीं आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। बट हमें इतना तो समझ आ गया कि इलेक्शन क्या है। इलेक्शन था एक प्रोसेस जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर रहे थे बेटा? चूज़ कर रहे थे। अब हम देखेंगे इलेक्शंस आर नॉट अ न्यू आइडिया। क्या ये इलेक्शन कोई नई चीज़ है क्या? नहीं, इलेक्शन तो पहले भी होता था। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। देखो, लोग सोचते हैं इलेक्शन एक मॉडर्न चीज़ है, लेकिन नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया की हिस्ट्री में इलेक्शन पहले भी होते थे। तमिलनाडु के उत्तरायमरियर जगह है, वहाँ पे एक स्टोन पे लिखा हुआ मिला। क्या मिला? कि जिससे हमें ये पता चला कि वहाँ दुनिया का सबसे पुराना लोकल इलेक्शन सिस्टम था। ये छोला डायनेस्टी के टाइम से है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, उनका वोटिंग सिस्टम सुनो। उनके वोटिंग सिस्टम का नाम था बेटा कुडाबलाई सिस्टम। इसमें कैंडिडेट्स क्या करते हैं? एक नाम पाम लीव्स पे लिखे जाते हैं और उन्हें एक पॉट के अंदर डाल दिया जाता है। फिर एक छोटा बच्चा उस पॉट में से नाम निकालता है, और जिसका भी नाम निकलता है वही क्या हो जाता है? जीत जाता है। सोचो कितना फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीका है। बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी मशीन के, सदियों पहले, कितने टाइम पहले से ये प्रोसेस चला आ रहा है। तो इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम में हमेशा से ही आगे रहा है। तो जो ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस इनक्रिप्शन लिखा हुआ जो है उसको बोला जाता है उत्तरमिरियर इनक्रिप्शन। ये कहाँ लिखा गया था? ये हमने तमिलनाडु में देखा है, उनके रिकॉर्ड्स में हमें देखने के लिए मिला। अब आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर्ड लोकल गवर्नमेंट अंडर द चोलास। राइट, छोलास का सिस्टम सिर्फ वोटिंग तक ही लिमिटेड नहीं था। उनके पास पूरा स्ट्रक्चर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरह था। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनके पास। विलेज असेंबलीज, जिसको हम सभा बोलते हैं। हर विलेज में सभा नाम की लोकल काउंसिल हुआ करती थी, जो डायरेक्टली गांव के कामकाज संभालती थी या संभाला करती थी। रिटन रूल्स, सिर्फ कोई भी
खड़ा नहीं हो सकता था इलेक्शन में। उसके लिए क्लियरली क्वालिफिकेशन हुआ करती थी। अगर वो उस क्वालिफिकेशन को पूरा कर सकता था तभी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता था। फिक्स्ड टर्म्स, मेंबर एक फ़िक्स टाइम के लिए ही पोजीशन पे रहते थे, जैसे आज रहते हैं 5 साल 6 साल। इससे अकाउंटेबिलिटी बनती थी, मतलब वो अपना काम अच्छे से करते थे ताकि उनको पता था अगर अगले अच्छे से काम नहीं करेंगे तो अगली बार हमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यही दिखाता था कि ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में। और क्या ये अभी का था? नहीं, ये तो बहुत पुराना था, हज़ारों साल पुराना था। तो पुराना वाला जो हमारा छोला पीरियड के अंदर हमने देखा इलेक्शंस हो रहे हैं पर वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं। पहले क्या उनके लिए सभा बन रही है, जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज़, पर उस टाइम पे क्या होती थी? विलेज असेंबलीज़, जिनको बोला जाता है विलेज असेंबलीज़। फिर एक चीज़ और देखी हमने, रिटन रूल्स, क्लियर रिकॉर्डेड क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाती थी। फिक्स्ड टर्म्स, जो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ या जो भी जीता वो एक फिक्स टर्म के लिए जीता था और उसके बाद उसको चेंज करके कोई नया बंदा आया करता था, राइट। अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये तो हमने डेमोक्रेटिक वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो देखो, एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट और है, इंडिया में 90 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर तुम पूरे यूरोप के सभी लोगों को भी इकट्ठा करके जोड़ दो ना, फिर भी इंडिया के वोटर्स उनसे ज़्यादा ही निकलेंगे। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। क्या बोला जाता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये सिर्फ एक टैग थोड़ी है, ये दिखाता है कि इंडिया में लोगों का अपनी सरकार चुनने का अधिकार कितने बड़े स्केल पे प्रैक्टिस किया जाता है। वन नेशन है, वन वोट है, वन पावरफुल डेमोक्रेसी है। ये है हमारे इंडिया की आइडेंटिटी। तो इंडिया क्या है बेटा? वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। कितने लोग रजिस्टर्ड हैं जो वोट डालते हैं? 90 करोड़ लोग से भी ज़्यादा, राइट। आगे चलें। अब आगे हम लोग बात करेंगे लोकल बॉडी इलेक्शन। तमिलनाडु का एक केस देखते हैं छोटा सा, राइट। ये क्या है? अब देखते हैं केस एक एग्जाम्पल से रिलेट। तमिलनाडु के लोकल बॉडी इलेक्शन, ये इलेक्शन कौन करवाता है? तमिलनाडु स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। ये कितनी बार होते हैं? 5 ईयर्स में एक बार होते हैं, बिल्कुल जैसे लोकसभा इलेक्शन में 5 साल में एक बार होते हैं। और ये इलेक्शन क्या कवर करता है? दोनों चीज़ें, अर्बन भी और रूरल भी। अर्बन मतलब शहर, रूरल मतलब गांव। मतलब चाहे तुम शहर में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो, तुम्हारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का मौका तुम्हें मिलता है। और ये सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं है, हर स्टेट का अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो लोकल बॉडी इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। इससे देश का सबसे छोटे लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंच पाती है। तो आपको अगर देखना है लोकल बॉडी इलेक्शन, ये कौन से वाले होते हैं? जो हम ये देखते हैं ना स्टेट असेंबलीज वाले इलेक्शंस होते हैं, वो अपनी हर एक स्टेट के होते हैं। तो वैसे यहाँ पर तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल बता रखा है। अब बेटा आगे बात करेंगे, वाई डू इलेक्शन मैटर्स। इलेक्शन इतने इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्या फ़ायदा हो रहा है हमें इलेक्शन से, या इलेक्शन की नीड हमें क्यों हो रही है, राइट। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? तो देखो उसके सबसे बड़े रीज़न है 3। सबसे पहला रीज़न क्या है? चॉइस ऑफ लीडरशिप। तुम्हें अपना लीडर चुनने का मौका मिलता है। जिस कैंडिडेट या पार्टी पे तुम्हें भरोसा होता है उसको तुम लोग क्या करते हो? वोट दे सकते हो। रीज़न 2, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर करंट गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही तो तुम्हें किसी रिवोल्यूशनरी की ज़रूरत नहीं है, कोई लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। बस अगले इलेक्शन में डिफरेंट लीडर को चूज़ कर दो, बिना किसी वॉयलेंस के गवर्नमेंट को आप चेंज कर सकते हो। रीज़न 3, अकाउंटेबिलिटी। जब जितने भी लीडर्स हैं उनको पता होता है कि 5 ईयर्स के बाद फिर से इलेक्शन होंगे और लोग हमें फिर से क्या करेंगे? जज करेंगे। तो वो अपना काम रिस्पॉन्सिबली करते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि गलत काम करने पे क्या होगा? अगली बार हमें कोई नहीं लेके आने वाला, अगली बार हमें कोई वोट नहीं देगा। तो ये 3 बड़े इम्पॉर्टेंट रीज़न बन जाते हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इलेक्शन इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या था? चॉइस ऑफ लीडरशिप। दैट मीन्स तुम अपनी मर्जी से अपना लीडर चुन सकते हो, जिसको आपको मन करे आप उसको वोट डाल सकते हो, जो आपको पसंद है आप उसको वोट डाल सकते हो। रीज़न 2, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट। अब हमें लग रहा है कि भैया नहीं, ये वाली गवर्नमेंट तो अच्छा काम नहीं कर रही, इसको तो हटाना है।
तो सारे लोग मिलके क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दो, दूसरी पार्टी इलेक्शन में आ जाएगी, एक्शन में आ जाएगी। रीज़न 3, अकाउंटेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे ये। अगर ऐसा नहीं होता ना कि 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, तो एक बार जो जीत गया ना वो खाली बैठता आराम से, उसको क्या लगता, अरे अब तो मैं जीत गया, अब क्या करना है। बट उसको पता है 5 साल 6 साल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन दोबारा आएंगे, तो वो अपने आप को अप टू डेट रखता है, अपना काम करता है, दिखाता है मैंने ये किया है। अगर वो नहीं दिखाएगा तो अगली बार उसको पता है मुझे कोई लेके नहीं आने वाला। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इलेक्शन लॉज इन इंडिया। 3 लॉज हैं हमारे इलेक्शन के। देखो, इलेक्शन बिना रूल्स के चल ही नहीं सकते। इंडिया में 3 सबसे बड़े लॉज हैं जो पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। देखो, लॉ नंबर 1 है, क्या है, 1950 RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये बताता है कि वोटर लिस्ट कैसे बनेगी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीट्स कैसे अलॉट होंगी। 2 काम करता है ये। क्या बता रहा है, ये बता रहा वोटर लिस्ट कैसे बनाओगे, वोटर लिस्ट कैसे बनेगी, उसको इलेक्टोरल भी बोला जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कॉन्स्टिट्यूएंसी बेटा आगे समझाऊंगी वैसे क्या होता है, अभी के लिए आप समझ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया जहाँ पे इलेक्शन होना है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीट्स कैसे बांटनी हैं ये भी बताया जाता है बेटा RPA 1950 में। RPA 1951 सेम एक्ट है बट थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये सबसे डिटेल्ड वाला लॉ है। लेकिन इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, कैंडिडेट बनाने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन या क्या लगेगा, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाएगा तो क्या करना है, कोई करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ों को देखता है। बेसिकली ये आपको पता क्या देख रहा है, ये आपकी प्रोसेसिंग वाला पार्ट देख रहा है कि कैसे कंडक्ट कराना है, प्लान एग्जीक्यूशन वाला, कैंडिडेट बनाने के लिए हम क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखें, अगर कोई झगड़ा लड़ाई कर दे, लड़ाइयाँ हो जाएं इलेक्शंस में, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, ये इन सब चीज़ों को बताएगा। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 ये डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्रीज़ कहाँ होनी चाहिए ताकि हर एरिया का फेयर रिप्रेजेंटेटिव चूज़ हो सके। डीलिमिटेशन, देखो एक बहुत बड़ा एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया का मैप साइट दिख रहा है, वहाँ पे आपको अलग अलग कुछ ग्रीन, कुछ येलो, कुछ ऑरेंज, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये क्या है, हमें पता है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्रीज़ बनाई जाती है ताकि हम लोग जितने इलेक्शंस हो वो फेयर एंड आप लोग फ्री एंड फेयर प्रैक्टिस की तरह करवा पाएँ। अब ये तीनों लॉज मिलके ही क्या करते हैं, इंडिया में इलेक्शन फ्री, फेयर और डेमोक्रेटिक तरीके से कराते हैं। कोई क्वेश्चन अगर ऐसे घूम के आ सकता है कि फ्री, फेयर एंड डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे रन करती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, लॉज, कितने लॉ, 3, 1950, 1951, 2002। आगे बात करेंगे अब ये जो वोट्स होते हैं वो सीट्स में कैसे कन्वर्ट्स होते हैं, इसके लिए आता है बेटा इलेक्टोरल सिस्टम। क्या वर्ड यूज़ होता है, इलेक्टोरल सिस्टम। वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वोट्स तो थे, सीट्स में कैसे बनाया, तो दुनिया में बेटा 3 मेन सिस्टम है। सबसे फर्स्ट सिस्टम होता है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट। ये सबसे सिंपल होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही जीत गया, तो इंडिया इसी सिस्टम को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें पार्टीज़ को उनकी टोटल वोट शेयर के अकॉर्डिंग सीट्स मिलती है। जैसे अगर एक पार्टी को 40% वोट मिले तो उसे रफली 40% सीट्स मिलेगी। सिस्टम 3, MMPR, मिक्स्ड मेंबर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ सीट्स डायरेक्ट जीती जाती हैं और कुछ प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलती है। ये तीनों सिस्टम्स का गोल एक ही होता है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन देना और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, राइट। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट। ओके, देखो ये सिस्टम जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज या आपकी लोकल पंचायत
आपके म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं वो सब इसी इलेक्शंस के थ्रू होते हैं। इसके रूल बहुत सिंपल होते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही जीत गया, चाहे उसे पूरा का पूरे वोट्स का 50% क्यों ना मिला हो। चलो एग्जाम्पल से समझे। देखो 3 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट ए बी सी। ए को मिला बेटा 45% वोट, कैंडिडेट बी को मिले 35% वोट एंड कैंडिडेट सी को मिले 20% वोट। तो कौन जीता? कैंडिडेट ए। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, भले ही उसको टोटल का सिर्फ 45% मिला था, राइट। तो ये है बेटा FPTP, हाईएस्ट वोट्स वाला जीत जाता है। मेजॉरिटी ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम 50% तो चाहिए, नहीं। ये सिस्टम सबसे सिंपल और फास्ट होता है, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट पास द पोस्ट होता है क्या ये? देखो आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे भी, जो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस मेथड का क्या मतलब है, एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। इसको पॉज करके अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सबसे सिंपल हुआ, क्या करा? वोट्स डले, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, बस इतना सा ही है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? लोकल बॉडी इलेक्शन एंड दी 73rd अमेंडमेंट। व्हाट हैपेंड, राइट। अब ये क्या है कि लोकल बॉडी इलेक्शन मतलब जो ये गांव और शहर के लेवल के इलेक्शंस हैं, ये किस लॉ के अंडर आएंगे? तो ये आते हैं बेटा 73rd अमेंडमेंट के अंदर। ये अमेंडमेंट क्या होता है? ये पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है। मतलब गांव की पंचायत अब सिर्फ एक इनफॉर्मल ग्रुप नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बन चुकी है। पहले क्या होता था ना, जो ये गांव के पंचायत वाले इलेक्शंस होते थे, इतना ज़्यादा फॉर्मल तरीका नहीं कंसिडर करते थे, इनको इनफॉर्मल माना जाता था। बट अब ये इनफॉर्मल नहीं है। 73rd अमेंडमेंट आया, उसके अंदर क्या आया? इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देखो, कौन कंडक्ट करा रहा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। किससे गवर्न होगा? स्टेट लॉ से, क्योंकि स्टेट के अंडर ही है। क्या इलेक्ट करता है? विलेज, टाउन और सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को। और एक ब्यूटीफुल लाइन याद रखना है, स्ट्रॉन्ग पंचायत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। मतलब अगर गांव का गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग है तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग फॉर लोकल डेमोक्रेसी, लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, उस लोकल बॉडी इलेक्शन को कौन से अमेंडमेंट में रखा? 73rd अमेंडमेंट में रखा, राइट। कौन उनको कंडक्ट कराता है उनके इलेक्शन? स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन गवर्न करता है? स्टेट लॉज लगते हैं। और कौन सेलेक्ट होते हैं इसमें? विलेज के, टाउन के और सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं इसके अंदर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं PR टेक्निक की। PR लाइक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड। बहुत कम बच्चों को समझ आते, तो ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे PR में ना सीट्स जो होती है वो पार्टीज़ को उनके रिसीव्ड वोट के प्रोपोर्शन में दी जाती है। समझ नहीं आया? दोबारा बताती हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, सबसे पहला स्टेप होता है बेटा वोटिंग। लोग अपनी पसंद की पार्टी को वोट दे रहे। स्टेप 2 काउंट द वोट, सभी वोट्स गिने जाते हैं। स्टेप 3 फाइंड द वोट शेयर, हर पार्टी का परसेंटेज निकाला जाता है। स्टेप 4 कैलकुलेट की जाती है सीट्स, उस परसेंटेज के हिसाब से उस सीट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। स्टेप 5 पार्टीज गेट द सीट्स, असेंबली में सीट्स मिल जाती हैं। एग्जाम्पल से देखना, 4 पार्टीज़ हैं, टोटल हमारे पास 10 सीट्स हैं। तो अब इन चारों पार्टीज़ को कैसे पता चलेगा ये 10 सीट्स कैसे अलॉट हुई? देखो पार्टी ए, सोचते हैं उसको 40% वोट मिले होंगे। जब उसको 40% वोट मिले तो 40% के हिसाब से उसकी 4 सीट्स हो गई। 30% आउट ऑफ 100 देखते हैं, 30% वोट्स मिले तो उसकी 3 सीट्स हो गई। 20% वोट मिले उसकी 2 सीट्स हो गई। एंड पार्टी डी के 10% वोट से उसको 1 सीट मिली। तो देखो बेटा ये एक फेयर मेथड होता है, जितना वोट शेयर उतनी सीट, जिसके पास ज़्यादा वोट शेयर उसके पास ज़्यादा सीट्स। इसीलिए PR का एक आइडिया है, आइडियलॉजी है, मोर वोट्स मोर सीट्स, एवरी वोट मैटर, सारे के सारे वोट्स काउंट होते हैं। FPTP से अलग है, यहाँ कोई भी वोट वेस्ट नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि 40% वाले को वोट मिले वो जीत गया, अब बाकी 30, 20, 10 वाले
को काउंट नहीं किया जा रहा, उनको भी किया जा रहा है। जैसे पार्टी ए को 40% मिले, उसकी 4 सीट्स निकल गई। अब वो जो मेंबर वहाँ सिलेक्ट होगा वो अपने आप देखती है पार्टी अपने आप देखेगी वो कौन से 4 मेंबर होंगे जो उस 4 सीट पे जाएंगे। पार्टी बी खुद देखेगी वो 3 सीट्स पे किसको डालना है। पार्टी सी खुद देखेगी वो 2 सीट्स किसको देनी है। पार्टी डी खुद देखेगी वो 1 सीट किसको देनी है। मेंबर सेलेक्ट नहीं हो रहे, पार्टी सेलेक्ट की सीट्स डिसाइड हो रही है। अब हाउ मेंबर्स कम्स टू द पीआर सीट, जो भी मैं आपको बताई रही थी वही वाली बात है। लोग पार्टी को वोट करते हैं, वोट्स काउंट होते हैं और सीट्स अलोकेट होती हैं, सीट्स एलोकेट हो रही हैं। हर पार्टी के पास कैंडिडेट्स की फिक्स्ड लिस्ट होती है। लिस्ट के टॉप से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, वो मेंबर्स बन जाते हैं और सीट्स क्या हो जाती हैं बेटा, फिल हो जाती हैं। की पॉइंट्स क्या है बेटा इसके लिए, अगर आपको याद भी रखना हो कि हम लोग यहाँ पे पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी सीट्स जीतती है, मेंबर पार्टी की लिस्ट से अपने आप ही आ जाते हैं ऑर्डर में, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसे समझाना ना और समझना दोनों ही थोड़ा टिपिकल लगते हैं। सबसे पहली बात, पीआर सिस्टम में इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं सेलेक्ट कर रहे, ये याद रखना है, पार्टी को सेलेक्ट कर रहे, पार्टी को वोट कर रहे। तो 10 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे, इससे पहले बताया था। यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं। पार्टी ए को 5 सीट्स मिल गई, पार्टी बी को 3 सीट्स मिल गई, पार्टी सी को 20% था तो 2 सीट्स मिल गई। आउट ऑफ 100 वोट्स थे, आउट ऑफ 100 परसेंटेज से निकाल दिया। अब सवाल है ये सीट भरेगा कौन, कौन आएगा इस पर। हर पार्टी के पास पहले से ही एक फिक्स्ड लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की, जैसे एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, जितनी सीट्स पार्टी को मिलती है उतने ही लोग लिस्ट के टॉप से सेलेक्ट हो जाते हैं। 3 मेन पॉइंट फिर से याद रखना है इसके, पार्टी को वोट नहीं दे रहे हम कैंडिडेट को नहीं दे रहे, पार्टी को दे रहे हैं। पार्टी सीट जीत रही है यहाँ पे और ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग पार्टी अपने आप देख दे रही है किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना है। पीआर वर्सेस एफपीटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक अब आपको देखना है। एफपीटीपीज में क्या था, एक स्लाइट मेजॉरिटी या माइनॉरिटी भी है, जीतने के लिए काफ़ी है। अगर वो सबसे बड़ा शेयर है उसके पास तो वो जीत गया, राइट। एफपीटीपी में प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये है कि सोचो 100 वोट्स हैं, एक सीट है केवल, तो कैंडिडेट ए को मिले 40 वोट, कैंडिडेट बी को मिले 35 वोट, कैंडिडेट सी को मिले 25 वोट। अब ए जीत गया तो सिर्फ 40 वोट लेके ही तो जीता, लेकिन जो 75 वोट किसी और को इलेक्ट नहीं कर पाए वो वेस्ट नहीं हो गए, वो वेस्ट हो जाते हैं। ये है एफपीटीपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पीआर में क्या हुआ, सेम 100 वोट्स थे लेकिन अब 10 सीट्स हैं हमारे पास, तो पार्टी ए को देखा 40% 4 सीट्स, पार्टी बी को 35 मिले तो 4 सीट्स ऑलमोस्ट, पार्टी सी को 25% मिले तो 2 सीट्स। यहाँ ऑलमोस्ट हर वोट किसी ना किसी को इलेक्ट करने के काम से ही बना है, कोई भी वोट यहाँ पे वेस्ट नहीं जाता। तो एफपीटीपी का फोकस होता है कौन जीता और पीआर का फोकस होता है सब वोटर्स का फेयर रिप्रेजेंटेशन। दोनों के देखो अपने एडवांटेज भी होते हैं और दोनों के अपने डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसलिए इतना डिटेल में तो जाने की ज़रूरत है नहीं हमें खाली देखना है एफपीटीपी में क्या हो रहा है, पीआर में क्या हो रहा है। अब हाउ फिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल वर्क, एक थर्ड पार्टी सिस्टम ये भी होता है। इसमें वोटर्स को 2 वोट्स मिलते हैं, दोनों मिलकर पार्लियामेंट की फाइनल सीट्स डिसाइड करते हैं, राइट। इसी देखो इसकी खासियत ये है कि वोटर्स को 2 वोट करने पड़ते हैं। वोट नंबर 1 यहाँ पे लोकल कैंडिडेट्स के लिए, ये बिल्कुल एफपीटीपी के जैसा ही होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं आप, जो तुम्हारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपने चुना वो जीत गया। वोटर्स नंबर 2 यहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टी के लिए कर रहे हैं, ये वोट डिसाइड करेगा कि हर पार्टी को टोटल कितनी सीट्स जाएंगी, मतलब ये पीआर वाला पार्ट हो गया। फिर दोनों वोट्स को कंबाइन करके फाइनल सीट्स डिसाइड होती है। जैसे एग्जांपल में हमने 150 सीट्स डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई, 150 सीट्स पार्टी से डिसाइड की गई, तो हम पार्टी का टोटल सीट शेयर उसके वोट शेयर से मैच करते हैं। तो एमएमपीआर में 2 वोट दिए जाते हैं और ये दोनों का मिक्स है, एफपीटीपी का और साथ साथ में पीआर का, इसीलिए इसका नाम एमएमपीआर होता है, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो हर एग्ज़ाम में मिलता है, 100% एग्ज़ाम में मिलता है ये हर जगह, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखो ये है क्या, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब इसके डिसीजन पे
कोई भी गवर्नमेंट या पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकती। इसका काम है इंडिया में होने वाले सारे इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना और सुपरवाइज करना। ईसीआई ये इंश्योर करता है कि हर एलिजिबल सिटीजन को वोट देने का फेयर चांस मिले, इलेक्शन ऑनेस्टी के साथ हो, पीसफुली कंडक्ट हो जाए। तो इसको 3 मेन काम करने हैं, आपको याद रखना है। इलेक्शन कंडक्ट कराना, फ्री एंड फेयर वोटिंग इंश्योर करना और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखना। ईसीआई था क्या? ईसीआई का एक गवर्नमेंट बॉडी है। कैसी गवर्नमेंट बॉडी है? जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है फेयर तरीके से, फ्री तरीके से, डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखती है। तो ये इसका सबसे बड़ा काम है। अब इसके फंक्शंस देखेंगे, पर फंक्शंस देखने से पहले मुझे याद आया, हाँ जी, एक ये स्लाइड भी है, टीएन सेशन करके, द ग्रेट रिफॉर्मर। अब एक ऐसी पर्सनालिटी है ये, देखो, जिन्होंने इंडिया का इलेक्शन सिस्टम को कम्प्लीटली बदल दिया। कौन है ये? टीएन सेशन। ये थे इंडिया के 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने 1990 में चार्ज ले लिया। इससे पहले इलेक्शन में बहुत बार गड़बड़ियाँ होती थी। इससे बूथ कैप्चरिंग, मतलब ज़बरदस्ती से पूरी की पूरी बूथ पे कंट्रोल कर लेना, पावर का गलत यूज़ करना, वायलेंस करना, करप्शन करना, ये शीशान थे, इन्होंने ये सब स्ट्रिक्टली रोकना शुरू किया। उन्होंने, हम इनको याद क्यों कर रहे हैं? उन्होंने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन्फोर्स की, कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ईसीआई को पावरफुल और फियरलेस बनाया। आज जो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, वो हम पूरा का पूरा क्रेडिट इनको दे सकते हैं, टीएन सेशन सर को। उनका एक फेमस कोट भी हुआ करता था, माई जॉब इज़ टू इंश्योर अ लीगल प्लेइंग फील्ड ऑफ एवरी कंटेस्टेंट। मतलब हर कैंडिडेट को बराबर मौका मिलना चाहिए, कोई भी अनफेयर एडवांटेज नहीं होना चाहिए। ये लाइन इलेक्शन के स्पिरिट को परफेक्टली डिफाइन किया करता है। तो आपको इनके बारे में क्यों बताया गया? क्योंकि इलेक्शन में इससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम आया करती थी, बट जब से इन्होंने चार्ज लिया तब से इलेक्शन काफ़ी स्मूथ तरीके से होने लगे, अच्छे से होने लगे। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी ये आने वाला है, फंक्शन। ईसीआई पढ़ रहे थे ना, ईसीआई। ईसीआई का क्या मेन काम है? फंक्शन क्या है इसका? फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ये करा रहा, पर कैसे कराता है, क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है? तो पहली ड्यूटी होती है बेटा, इशू पार्टी सिंबल। पार्टीज़ को कॉन्टेस्ट करने के लिए सिंबल अलोकेट करना। सिंबल्स कौन देगा? वो यही देते हैं। कभी देखो, कुछ तो फिक्स्ड होते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के पास पहले से होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स नहीं होते। तो कुछ लोग अपने आप खड़े होते हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो उनको भी सिंबल्स कौन अलॉट करता है? यही अलॉट करते हैं, ईसीआई। रिकॉग्नाइज पार्टी परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से, कौन पार्टी नेशनल बनेगी, कौन पार्टी स्टेट बनेगी, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी बनेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये भी सब डिसाइड करता है ईसीआई। अपडेट इलेक्टोरल रोल, हर रीजन के लिए वोटर्स की लिस्ट प्रिपेयर करना, वोटर की लिस्ट बनाना, अपडेट करना, ये काम भी किसके पास है? ईसीआई के पास। सेट इलेक्शन बजट, कैंडिडेट और पार्टीज़ के लिए स्पेंडिंग लिमिट फिक्स करना, ताकि पोल्स में एक्सेस मनी ना जाए। होता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ईसीआई ने एक लिमिट लगा रखी है कि अगर आप इससे ज़्यादा पैसे इसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे। डिसक्वालीफाई ऑफेंडर, इलीगल पार्टीज़ या करप्ट एक्टिविटीज़ में जो भी गिल्टी कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई करना, ये भी काम कौन करता है? ईसीआई। मैनेज करना पूलिंग को, पूलिंग एजेंट, स्टाफ, वोटिंग लॉजिस्टिक्स ओवरसीज़ करना, उनको स्मूथ इलेक्शन के लिए प्रिपेयर करना, ये काम भी कौन करता है? ईसीआई। देखो, आपको ना ये हेडिंग भी मिल रखी है, जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं अगर हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आपने 6 पॉइंट्स लिखे, बट खाली पॉइंट नहीं लिखना, उनका अंदर भी तो लिखना है कि पहला पॉइंट क्या था, इशू पार्टी सिंबल, क्या करता है, फिर पूरा बताओ। ईसीआई कैन इशू द पार्टी सिंबल्स टू द कैंडिडेट्स थ्रू द process, recognize the party, ECI has the power to recognize the party, who will be the national, who will be the state। ऐसे आप इसको बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो और एग्ज़ाम में ये आता भी है, इसीलिए। नेक्स्ट अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं बेटा, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये क्या है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बार बार मैंने बोला आपको एक बात कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है क्या? कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ज्योग्राफिकल एरिया है
जिसमें वोटर्स मिलकर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ये जो एमएलए या एमपी हम चूज़ करते हैं वो हम इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ अ जोग्राफिकल एरिया। क्या है? एक जोग्राफिकल एरिया है। हुज वोटर्स इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ के वोटर्स मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं। एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू मैनी इलेक्टोरल। अब पूरी की पूरी स्टेट ऐसा थोड़ी है एक स्टेट का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, नहीं। एक स्टेट के अंदर बहुत सारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ओके, पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में बांट देना, राइट। तो वन स्टेट मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बट वन रिप्रेजेंटेटिव ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। याद रखना, मतलब अगर तुम्हारे स्टेट में 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 50 एमएलए या 50 एमपी निकलेंगे वहाँ से। ओके, मतलब और टोटल कितनी होती है पता है? टोटल कितनी होती है? 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बेटा हमारे इंडिया की, 543 याद रखेंगे। अब आगे की बात करते हैं, व्हाट इज एन इलेक्टोरल रोल। व्हाट इज एन इलेक्टोरल रोल? इलेक्टोरल रोल क्या है? वोटर लिस्ट। एसएससी होती है ना, वोटर लिस्ट। तो ये क्या है? केवल एक वोटर लिस्ट या पोल बुक भी बोल सकते हैं। ये एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो क्या करते हैं, वोट दे सकते हैं। इसके अलावा जिसका नाम इसमें नहीं होता वो वोट नहीं दे सकता। तो ये इलेक्टोरल रोल बनाता कौन है? मैंने आपको बताया था ना, कौन बनाता है? ईसीआई बनाता है। तो ये पूरी लिस्ट बन के आती है और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं देगा, किसके हाथ पे वो पर्पल कलर का निशान लगेगा और किसके हाथ पे नहीं लगेगा। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, अगर तुम्हारा नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो तुम वोट नहीं दे पाओगे, चाहे तुम्हारी एज 18+ क्यों ना हो, चाहे तुम एलिजिबल हो चुके हो वोट देने के लिए, पर तुम दे नहीं पाओगे। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्यों? देखो, ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एलिजिबल सिटीज़न ही वोट देंगे, वरना तो कोई भी चला जाएगा ना कि हमें भी वोट देना है। तो इस लिस्ट से वेरीफाई हो जाता है कि कौन कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं देगा। फेक वोटिंग को, चीटिंग को, इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है और सबको इंक्लूड करके डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथन भी किया जा सकता है। तो इलेक्टोरल रोल होता क्या है और इलेक्टोरल रोल इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको आपको याद रखना है। देखो, सिंपल फ्लो याद रखो ना, इलेक्शन कमीशन लिस्ट प्रिपेयर करता है, अपडेट करता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के वोटर्स के नाम होते हैं। अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में है तो तुम वोट देने के लिए वैलिड होते हो, तुम वोट दे सकते हो। नेक्स्ट अब बात करेंगे बेटा, अब हम टॉपिक के लास्ट पे ही जाते जा रहे हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। अब हम बात करेंगे ये पार्टीज़ कितने टाइप की होती है। एक होती है बेटा वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। सिर्फ एक पार्टी के पास पूरी की पूरी गवर्नमेंट बनाने का राइट हो, बाकी पार्टीज़ या तो बैन हो या उनके पास कुछ भी कंट्रोल ना हो, तो वो होती है बेटा वन पार्टी सिस्टम। कहाँ होता है? चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, ये वो जगह हैं जहाँ पे एक ही पार्टी सिस्टम चलता है। मतलब वहाँ पे एक ही पार्टी है, हर बार वही गवर्नमेंट बनाती है, वही चला रही होती है, उसी के पास काम होता है, वो सब चीज़ें वही करती है। ठीक है, चाइना में इससे पहले डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा था, कमेंट में बताना चाइना वाली पार्टी कौन सी थी। डेमोक्रेसी में सिखाया भी था ये, राइट। नॉर्थ कोरिया में भी सिखाया था, हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा था इनके बारे में। अब टू पार्टी सिस्टम कौन सी होती है? जहाँ पे दो मेजर पार्टी हैं वही डोमिनेट करती हैं और बाकी कोई नहीं होता वहाँ पे। बार बार टर्न करके उनके वो पावर में आते हैं और वही मिलके अपनी गवर्नमेंट को रन करते हैं। छोटी छोटी पार्टीज़ भी होती है लेकिन रियल कंपटीशन में वो कभी फेस नहीं, मतलब सामने नहीं आती। सबसे बड़ा एग्जांपल यूएसए, यूके, वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम। कौन कौन सी दो पार्टियाँ मुझे कमेंट में बताएंगे आप लोग। मल्टी पार्टी सिस्टम, दो से ज़्यादा पार्टी रियलिस्टिक पावर जीत सकते हैं जहाँ पे, और अक्सर उन्हें कोलिजन बनाना या कोलिजन बनना भी पड़ जाता है गवर्न करने के लिए। सब लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रही हूँ, इंडिया की, राइट। इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी पार्टी, सपा पार्टी, बहुत सारी मैनी मोर पार्टीज़ भी है। बहुत सारी रजिस्टर्ड है, बहुत सारी अनरजिस्टर्ड है। तो वहाँ है मल्टी पार्टी। हमारा इंडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोलिजन का मतलब एग्जाम में कभी पूछा जाता है, कोलिजन क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है जब पार्टी मिलके एक नई पार्टी बना लेती है, बहुत सारी पार्टी मिलके
एक नई पार्टी बना ले, जैसे गठबंधन बोलते हैं, गठबंधन की सरकार सुना होगा आप लोगों ने, घर पे बातें भी करते होंगे ऐसे वाली, राइट पापा लोग। तो गठबंधन जिसको बोलते हैं वही कोलिजन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नेशनल पार्टीज वर्सेस स्टेट पार्टीज के बारे में। देखो नेशनल पार्टी क्या है और स्टेट पार्टी क्या है, नाम से भी पता चल रहा होगा। नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करेगी पहली बात तो कि कौन नेशनल पार्टी है। अब वो रिकॉग्नाइज करती कैसे है, वो ये देखती है कि कम से कम 3 स्टेट से लोकसभा की 2% सीट्स आपने जीती हुई हो। कम से कम 3 स्टेट से, मिनिमम कितना मांगा, 3 स्टेट से लोकसभा की 2% सीट आपने जीत रखी हो, या फिर 4+ स्टेट में 6% वोट्स आपके पास आए हों, मतलब कम से कम 4 लोकसभा सीट्स आपने जीत रखी हो। तो एग्जाम्पल कौन कौन है बेटा इसमें, बीजेपी है, आईएनसी, कांग्रेस है, राइट। अब ये स्टेट पार्टीज़ कौन सी होती है, ये रीजनल पार्टीज़ होती हैं बेटा। नेशनल कौन सी थी, जो बड़े लेवल पे सेंट्रल लेवल पे काम करती है, और स्टेट पार्टी जो स्टेट लेवल पे काम करती है। ये स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट्स और 2 सीट्स जीतनी चाहिए, ये कंडीशन याद रखनी है, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डीएमके है, एआईए डीएमके है, और अगर आप लोग उत्तराखंड से हो तो यहाँ पे यूकेडी है, उत्तराखंड क्रांति दल, राइट। तो ऐसे हमारे पास कई सारी स्टेट रिकॉग्निशन पार्टीज़ होती हैं। मतलब नेशनल पार्टी का स्कोप पूरे देश में होता है, जबकि स्टेट पार्टीज़ का जो फोकस होता है वो केवल पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन तक ही होता है। ओके, डीएमकेटी कहाँ की, डीएमके कहाँ की है, तमिलनाडु की, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है ये। लास्ट स्लाइड इस चैप्टर की, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, देखो ये आया था बेटा पहली बात तो 1985 में, 52 अमेंडमेंट, इसके थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में लिखा है, ये तो आपको याद रखना। इसका काम क्या है, ये एमपीज़ और एमएलए को पर्सनल फ़ायदा के लिए पार्टी बदलना, इसको रोकता है। ठीक है, कुछ एमपीज़ या एमएलए क्या करते हैं, पर्सनल फ़ायदे के लिए पार्टी बदल लेते हैं, तो उनको रोकना, इसे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सब लोग अपने पर्सनल चॉइसेस से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये काम कैसे करता है, देखो उसमें 3 रूल लगते हैं। अगर कोई मेंबर वॉलेंटरी अपनी पार्टी छोड़ दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी की ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वोट करे तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फाइनल डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर ऑफ द हाउस। मतलब एक बार जिस पार्टी से तुम जीत कर आए हो, तुम उसे आसानी से छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, वरना तुम्हारी सीट्स चली जाती है। लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं, हम तो देखते हैं, हमारे पास तो एग्जाम्पल भी है, राइट, होता है ना ऐसे वाला। तो वो क्या किस कंडीशन पे करते हैं कि आपके पास आउट ऑफ 10 7 मेंबर्स को अगर आपने अपने साथ ले रखा है तो आप क्या कर सकते हो, आप छोड़ के मतलब जा सकते हो, आप चले जाते हो, मतलब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं लोग जीतने के बाद। लेकिन अभी आपने क्या सीखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में लिखा है और एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। ओके, तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, और आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से, ये स्लाइड्स रिपीट हो गई शायद, आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करना है, और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।